नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर। सर, कहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटम देते घूम रहे हैं और ऊपर से ईरान ने नई शर्तें लगा दी हैं कि युद्ध बंद होगा तो ये मानना पड़ेगा। ये नई शर्तें आप देखिए क्या क्या लगा दी हैं कि इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए, हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाए। सर, ये सब क्या मानी जाएंगी? अंजू देखिए, जिस प्रकार की शर्तें ईरान रख रहा है, अमेरिका के लिए इन शर्तों को मानना संभव नहीं है। मैं उसकी वजह बताता हूं। देखिए, आप ये कहना चाह रहा है, ईरान ये कहना चाह रहा है कि आप अपने तमाम यहां से जितने मिडिल ईस्ट में, खास करके जो गल्फ कंट्रीज में आपके ठिकाने हैं, उनको बंद करके यहां से चले जाएं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बड़ी ह्यूमिलिएशन अमेरिका के लिए कोई हो सकती है। और जिस पूरी कार्रवाई जो कार्रवाई करी थी, उसका जो असली मकसद था वो यही था कि वो किसी ना किसी प्रकार से जो विश्व में ऊर्जा का जो आवागमन है, ऊर्जा के मूवमेंट पर कंट्रोल करना चाहता था अमेरिका। और अगर अमेरिका को यहां से निकलने के लिए बाध्य किया जाएगा या उनको हटना होगा, तो उनका सारा जो पूरा प्लानिंग है और पूरी उनकी जो विचार है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत पर अमेरिका इस शर्त को मानेगा, जब तक कि उसको पूरी तरह से मिलिटरीली ध्वस्त ना कर दिया जाए, जो कि संभव नहीं है। दूसरी चीज, हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नए नियम बनाए जाएं। हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए क्या नियम बनाए जाए नए? आप देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट किसी एक देश की बपौती नहीं है। ये ईरान का इसके ऊपर कोई हक नहीं है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की है। ईरान अपने भौगोलिक परिस्थिति के कारण इस पर डोमिनेशन करता है। लेकिन डोमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रेट आपकी है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय जो जो नौसैन्य जो नियम होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं बाधित है, और उनसे उनसे कहीं ना कहीं इसके इसके अंदर वो ऑलरेडी लागू है। तो इसमें कौन से नियम नए बनाए जाएंगे, मेरे को समझ में नहीं आता। क्या इसमें कोई वो चाहता है ईरान की इसका पूरा का पूरा आधिपत्य उनको दे दिया जाए? तो जब तक इसकी और व्याख्या नहीं होगी कि वो क्या नियमों के बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो ये भी मुझे लगता है मानने लायक कोई संभव नहीं है अमेरिका के लिए इस बात को मानना। और ईरान के खिलाफ जो मीडिया से जो जुड़े लोग हैं, मेरे को लगता है ये भी काफी एब्सर्ड डिमांड है कि आप कैसे निर्णय निर्धारित करेंगे कौन उनके साथ जुड़ा है, कौन उनके खिलाफ है, कौन क्या बात कर रहा है। मीडिया मुझे लगता है आमतौर पे बिल्कुल सही, सटीक और एक्चुअल बातें दिखा रहा है दुनिया में। जहां तक सवाल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का है, अंजू, मीडिया में और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने वाली एजेंसीज में अंतर होता है। और ये जो मुझे लगता है कि अभी ईरान का कहीं ना कहीं उनका मकसद यही होगा कि वो बताएं कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इंडल्ज कर रही हैं उनकी एजेंसीज, उनके ऊपर लगाम लगाई जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। मुझे नहीं लगता ये भी उनके लिए कोई संभावना है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये तीनों शर्तें इस प्रकार की हैं कि ईरान भी इसको जानता है कि अमेरिका इनको कदापि नहीं मानेगा, और अमेरिका तो सवाल ही नहीं पैदा होता मान सके, क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्या उनकी परेशानियां हैं। तो ये शर्तें उन्होंने अमेरिका के जो अल्टीमेटम है उसके जवाब में दिया है, ताकि वो इस बात को मान ना पाए और ईरान अपना जो कार्यक्रम कर रहा है हमले करने का, लगातार उसको करता रहे। अंजू, सर, लेकिन ये जो तीसरी शर्त है जिसका आपने भी जिक्र किया, ईरान के खिलाफ माने जाने वाले मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाए और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। सर, ये कौन से मीडिया कर्मी होंगे? अमेरिका में जो बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं वो होंगे, या बाकी देशों में जो उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करें? वैसे भी वॉर में तो आप बताते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन वॉर चलता है, ये सब लोग झूठे दावे करते हैं। तो ये जो शर्त जोड़ी गई है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका देखिए, आपको मैंने ये बताया कि जो युद्ध होते हैं वो तीन फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़े जाते हैं। एक होता है आर्थिक फ्रंट, वो हो रहा है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कॉल इट व्हाट यू लाइक, उस फ्रंट। इस फ्रंट पर ईरान जो है वो पिछड़ रहा है, और बहुत बुरी तरह पिछड़ रहा है, क्योंकि जो दुनिया के ज्यादा देखे जाने वाले ज्यादा जो आवाजें हैं वो इस प्रकार की मीडिया से आती हैं, जो कि शायद ईरान का सोच है कि वो अमेरिका के या इजराइल के पक्ष में इस चीजों को बता बता के बढ़ा बढ़ा के बता रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बात इनकी ईरान की किसी तरह से भी सही है, और इसमें प्रत्यर्पण का तो कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उनको वो ये कह रहे हैं कि जो भी मीडिया कर्मी ईरान के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दे रहा है, चाहे वो सच हो या गलत हो, या उनके परसेप्शन में कोई व्यक्ति, कोई मीडिया कर्मी उनके खिलाफ बोल रहा है, तो उसको वो ईरान लाएंगे और फांसी चढ़ाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही
गलत और बुरा शब्द प्रयोग में लाऊंगा, मूर्खतापूर्ण शर्त रखी है उन्होंने, और इस शर्त का माना जाना संभव ही नहीं है। आप पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग हो रही है और पूरे विश्व के जो मीडिया कर्मी हैं वो सच्चाई उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें अगर कहीं ना कहीं ईरान को यह लगता है कि अगर वो सच्चाई उनकी उनकी उभर करके सामने आ रही है जो कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है, तो उसको हम आकर ला करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत ही मूर्खतापूर्ण शर्त रखी है, और इसको शर्त को मानने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप सोचिए सर, ईरान जो है अपने देश में महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह के अत्याचार करता है, कैसे उनका दमन करता है, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। अभी 3 दिन पहले भी तो उन्होंने कुछ लोगों को फांसी पर लटकाया सरेआम। अब वो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया के मीडिया का मुंह बंद कर दिया जाए, उनका प्रत्यर्पण हो, फिर उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। इस तरह का ख्वाब देख रहा है ईरान। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल उनका यही मकसद है। वो इस समय मेरे को लगता है वो एक डेस्परेशन जो होता है ना, ये डेस्परेशन को भी दिखाता है। देखिए, किसी की भी देश की जो शक्ति होती है वो शक्ति लिमिटेड होती है। हालांकि इन्होंने बहुत प्रयास किया है ये बताने का कि हमारे पास अभी भी अब डीपली एंट्रेंच्ड अंडरग्राउंड में हमारे पास बहुत जखीरा रखा हुआ है मिसाइलों का, ड्रोनों का, और हमारे पास बहुत ताकत अभी भी बाकी है जिससे कि हम हमले कर सकते हैं। लेकिन हर चीज फाइनाइट है। ईरान भी इस बात को समझता है कि कहीं ना कहीं आप देखें किस प्रकार से उनके हमलों हमलों में कमी नहीं कहूंगा, हमलों की इंटेंसिटी में, और हमले जिस प्रकार वो कर रहे हैं, जितनी मिसाइलें, अब जैसे कल उन्होंने फायर किया इजराइल के ऊपर 4 मिसाइलें फायर करी। अब 4 मिसाइल फायर करना, और कहाँ पहले 100-200 मिसाइलें फायर हो रही थी एक दिन में। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि उनको भी लग रहा है कि उनकी क्षमता कम होती जा रही है। आप देखिए, उनकी नेवी लगभग मृत प्राय लगभग खत्म हो चुकी है। उनके जो फास्ट क्राफ्ट होंगे, बोट्स होंगी, वो हो सकती हों, लेकिन उनकी नेवी लगभग खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स लगभग खत्म हो चुकी है, एयर डिफेंस उनकी एसेट्स लगभग न्यूट्रलाइज हो गए हैं या उनको सप्रेस कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की उनकी काबिलियत खत्म हो गई है। तो ईरान को मिलिटरीली बहुत जबरदस्त आघात लगा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हम कितना भी ट्रंप को कहते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, जो एसिमेट्री है अमेरिका इजराइल की और ईरान की, वो सबको दिखाई दिखाई दे रही है। तो इस वजह से वो इस प्रकार की डिमांड रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता किसी तरीके से भी इसको इसको कोई मानने की कोई भी संभावना है। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अब ईरान के पास क्या उनको लग रहा है, उनके पास अभी क्या उनके पास ट्रंप कार्ड बचा है। एक ट्रंप तो अमेरिका में है, ट्रंप कार्ड ईरान का जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर को कंट्रोल में करे रखे, और दुनिया पर आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ये असर डालने का प्रयास करे, ताकि अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्रेशर बढ़ते चले जाएं। अगर आपने सुना होगा तो कुछ देर पहले इस प्रकार की भी एक खबर आई है कि एक जूस से बड़े भरे जहाज को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे किसी वाटर ट्रक ने या किसी उन्होंने टक्कर मार दी। इस प्रकार की चीजें मुझे लगता है बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अब ईरान जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पा रहा है। इसलिए वो इस प्रकार से इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर और नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर और अपने स्लीपर सेल्स को दूसरी जगहों पर दोबारा दोबारा एक्टिवेट करके वहां पर हमले करने की कोशिश करेगा। लंदन में क्या हुआ, उनकी जो एम्बुलेंसेस के ऊपर हमला हुआ, ये तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि ईरान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो हम इस प्रकार से किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में ज्यूज को ढूंढ करके और उन पर हमला करने का, उन पर आघात करने का प्रयास करेंगे। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट इशू है, और दुनिया इसको सोच रही है, समझ रही है, और इसके करेक्टिव मेजर्स भी ले रही है। पर एक बात बिल्कुल साफ है कि ईरान को अब कहीं ना कहीं झुकने की परिस्थिति आ गई है। मैं जानता हूं किसी भी इस प्रकार के कट्टरवादी, कट्टरपंथी इस्लामिक राष्ट्र के लिए सरेंडर नाम की कोई चीज का अर्थ होता है, ये ब्लास्फेमी के साथ इसको कंपेयर करते हैं, ईश निंदा के बराबर इसको माना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अब जो है बहुत बहुत ज्यादा नुकसान मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ईरान इस प्रकार से एक ऑफ रैंप ईरान भी ढूंढ रहा है कि कुछ कह करके, कुछ शर्तें मनवा करके और कुछ किसी प्रकार से इस युद्ध से बाहर निकला जाए।
सर ये जो न्यूयॉर्क में आपने बताया कि जहाज में जिसमें ज्यूज लोग सवार थे उसको ट्रक ने टक्कर मारी, कुछ लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हैं, या आपको लग रहा है कि ये स्लीपर सेल है ईरान के जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया? क्योंकि एयरपोर्ट पर कोई जहाज हो और उसको कोई ट्रक टक्कर मार जाए, ये बात समझ में नहीं आती, कैसे हो जाता है? सवाल तो ये उठ रहा था। तो ये साफ लग रहा है आपको कि ईरान के स्लीपर सेल काम कर रहे हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में? बिल्कुल, देखिए ईरान के स्लीपर सेल्स हैं या कौन है, मेरा ये मानना है कि इसमें साजिश की गंध बाकायदा आ रही है। उस फायर टेंडर को या जो भी फायर फाइटिंग का ट्रक था, उसको एटीसी ने कई दफा कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, वो फिर नहीं रुका। फिर भी जाकर के उसने सीधा हेड ऑन कोलिशन कर दिया। ये उसको उस ट्रक फायर टेंडर वाले ड्राइवर को भी नजर आ रहा है कि वहां पर एयरक्राफ्ट चल रहा है, उसको सब कुछ, फिर भी बावजूद उसके उसने, तो इसमें कहीं ना कहीं अंजू साजिश निश्चित रूप से है। ये ईरान के स्लीपर सेल्स हैं या इसमें किसी और देश का हाथ है, ये हमको अभी ये आगे खुलासा होगा। जैसे जैसे आप देखें इसका रिएक्शन क्या हुआ है। रिएक्शन नॉर्मली इस प्रकार का एक होता है तो थोड़ी देर में आप अपना दोबारा एयरपोर्ट को चालू कर देते हैं। इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, तो इसमें जरूर वो कुछ ना कुछ इस प्रकार की साजिश को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि और कहीं और बड़ी हरकत ना हो। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि अब ईरान के समर्थक या ईरान स्वयं उनके अपने स्लीपर सेल्स पूरे विश्व में एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कनेक्ट उस लंदन वाले जो जो एम्बुलेंसेस पे हुआ है उसके उससे भी कनेक्ट करके देखने की जरूरत है। और अब मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर देश में जहां जहां भी जूश पॉपुलेशन है, उनकी सिक्योरिटी को थोड़ा सा मुझे लगता है और बीफ अप करने की जरूरत है। और इस प्रकार के किसी भी एक्शन से बचने के लिए इसको प्रिएम्प्ट, इससे पहले कि वो कर पाए, उनको राउंड अप करने की मुझे लगता है कहीं ना कहीं आवश्यकता नजर आ रही है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में किया गया है तो ट्रेलर अमेरिका को दिखाया गया है, लंदन में किया गया है तो यूके जो अब जाकर इस वॉर में शामिल हो गया है उसको भी ट्रेलर दिखा दिया गया है। तो दोनों तरह जो दोनों जगहों पर जो घटनाएं हुई उनका आपस में कनेक्शन है। और आप सही कह रहे हैं कि ईरान इस तरह की हरकतें कर सकता है, स्लीपर सेल कर सकते हैं सर, हमास कर सकता है, हिजबुल्लाह के आतंकी कर सकते हैं, ये सब लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन सर ईरान जो आप कह रहे हैं कि फंस गया है, अब 4 मिसाइलें एक दिन में दाग रहा है, लेकिन आप ये सोचो इससे पहले उन्होंने सीज फायर के लिए भी कुछ शर्तें रखी थी कि भविष्य में युद्ध ना हो दोबारा, इसके लिए गारंटी दी जाए, नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए हमको, और पूरे क्षेत्र में जो युद्ध चला रखा है इजराइल या अमेरिका ने उसको खत्म किया जाए। सर मुआवजा भी चाहिए और गारंटी भी चाहिए कि दोबारा युद्ध नहीं होगा। सर इसकी इसीलिए शायद गल्फ के कंट्रीज ये कह रहे हैं कि इस वक्त ईरान को छोड़ना बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको खत्म करना चाहिए। इजराइल और अमेरिका को ये आवाजें भी तो उठ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, बिल्कुल सटीक आपने बताया है। देखिए क्या हो रहा है कि अभी एक एक चीज और मैं इसके पहले बताना चाहता हूं कि जो डिवाइड है, जो अरब देशों में और ईरान के बीच में जो डिवाइड है, वो बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। इट इज वेरी वेरी डीप नाउ। तो अब इस प्रकार के जो डिमांड उन्होंने रखने की कोशिश करी है, उससे उस डिवाइड को और ज्यादा गहरा। अब देखिए एक चीज कहीं ना कहीं अमेरिका भी देख रहा है कि अभी तक जो गल्फ देश थे, उन्होंने जो जो उनके ऊपर हमले होने, सिर्फ उनको डिफेंसिव तरीके से उनको नाकाम करने की कोशिश करी है। कोई भी गल्फ देश पूरी तरह से इसके अंदर उभर करके नहीं आया है। अब ये जो जिस प्रकार की डिमांड ईरान रख रहा है कि मैं पूरा मुआवजा लूंगा, और अगर इसमें एक लाइन और है कि अगर मैं मुआवजा नहीं आप देंगे तो मैं उतना ही नुकसान आपका करूंगा आर्थिक रूप से। तो ये जो बात है वो कहां होगा? वो फिर उसी उसी गल्फ रीजन में होगा। और उससे आप देखेंगे कि वो दिन मुझे दूर नहीं नजर आ रहा कि जब तमाम गल्फ देश ईरान के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ेंगे। और ये मुझे लगता है कि अमेरिका और ईरान इजराइल की स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि आप 48 घंटे का अल्टीमेटम दो, आप ईरान के पावर सेंटर्स के ऊपर हमला करो, आप ईरान के एनर्जी सेंटर्स के ऊपर हमला करो, ताकि ईरान बाध्य हो जाए। और फिर ईरान अमेरिका जाकर के तो किसी रिफाइनरी पे हमला कर नहीं सकता, तो ईरान ये जो गल्फ देश हैं, चाहे वो इराक, सऊदी अरब, यूएई, उनके ऊपर हमले करेगा। और फिर ये तमाम देश खुल करके युद्ध में ईरान के खिलाफ आ जाएंगे। ये भी
कहीं ना कहीं एक एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि जो अमेरिका के ट्रेडिशनल अलाइज थे, नाटो हो या कोरिया, जापान, इस तरह के देश हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हाथ खींचे हैं, जिससे कि अमेरिका के ऊपर दबाव है। और वो दबाव, लेकिन अब देखिए यूके ने अपनी परमाणु पनडुब्बी इस क्षेत्र में भेज दी, उसमें बहुत सारे उनके टोमाहॉक मिसाइल्स उसमें उसमें लोडेड हैं। तो टोमाहॉक की भी एक इंपॉर्टेंट इशू है कि टोमाहॉक लगभग 80 टोमाहॉक बनाता है अमेरिका एक साल में, और 400 वो फायर कर चुका है। तो लगभग 5 साल में जितनी टोमाहॉक्स बनेंगी वो तमाम वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी हैं। तो दबाव दोनों तरफ है। शायद यही वजह है कि टोमाहॉक लेकर के यूके की पनडुब्बी वहां आई है। तो अब मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर दोनों तरफ से की जा रही है, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये युद्ध गल्फ में और भीषण होगा, और भीषण इसलिए होगा, और उसके बाद शायद हमको ये जो अरब देश हैं ये इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध करते हुए नजर आएंगे। मेरे कुछ मैं लोगों को जानता हूं, बातचीत होती रहती है, कुछ लोगों ने, अरबों ने, ये भी उनका मानना था कि हमें इजराइल से ज्यादा खतरा ईरान से है। जिस प्रकार से ईरान यहाँ पर अपनी हेजमनी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी बात कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके अंदर ये बात उनको समझ में आती है। पाकिस्तान का एक बहुत डुबियस यहां पर रोल है, और जिस प्रकार से कल मुल्ला मुनीर ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी नहीं करी है, वो उनका कैरेक्टर है, वो मुल्ला मुनीर का डीएनए है, उनका जो टिपिकल रेडिकलाइज्ड पंजाबी सुन्नी माइंडसेट है, ये उसका नतीजा है कि आप जब आपके लोग मरते हैं कराची में तो आप कुछ नहीं कहते, फिर आप उनको बुलाते हैं, और उनको बुलाते क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं कि वो उनको आप ये कह सकें कि ईरान के खिलाफ कोई यहाँ पर आप कोई बातचीत नहीं करेंगे, और अगर आपको इतना ईरान के साथ प्रेम है तो आप वहां क्यों नहीं चले जाते। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने दिया है। लेकिन हम पाकिस्तान की इस बात की बात नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान का जो डुबियस रोल ईरान और सऊदी अरब में, तो वो इसमें कोई सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रहा है, और मुझे लगता है कि इस सामंजस्य में कहीं ना कहीं पाकिस्तान सफल नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव है, अमेरिका का भी, सऊदी अरब का भी, कि वो खुल करके ईरान के सामने आए, और आपने पैक्ट किया है, ईरान हमारे को मार रहा है, अब आपका काम है कि आप हमारी तरफ से आकर के लड़े। तो ये तमाम चीजें अगर आप लिंक करेंगी तो ये नजर आएगा हमको कि किस प्रकार से तेजी के साथ परिस्थितियां जो हैं मिडिल ईस्ट में बदल रही हैं, और उन परिस्थितियों का असर पूरे दोबारा मैं इस बात को कहूंगा, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। सर, आपने पाकिस्तान की बात की, ये जो स्टेटमेंट दिया था शियाओं के लिए दिया था अब मुल्ला मुनीर ने कि भाई यहाँ पर छाती पीटने से अच्छा है तुम वहां चले जाओ, और उसका रिएक्शन देखो क्या हुआ है। वो जो वहां का एक धर्म गुरु है उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो आर्मी है इस वक्त मुल्ला मुनीर के पास उसमें तो 3 लाख शिया भरे हुए हैं, हम कहेंगे एक इशारा करेंगे वो सारे के सारे उठकर इन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो मुल्ला मुनीर तो अपनी आर्मी को ही बांटने में लगा हुआ है, और मैंने तो कहीं पढ़ा था कि वो खुद भी शिया है और सुन्नी होने का दावा करता है। ये बातें भी बहुत नहीं नहीं, बार मीडिया में आई आ- है। तो आप ये आपने सोचिए। आपने आपने ये पढ़ा था। मेरी खबर ये है कि मुनीर की जो वाइफ हैं वो शिया हैं। ये मेरा खबर हो सकता है, जो भी हो सही हो, लेकिन ये है कि बात ऐसी है कि शिया, ये बात मैंने बहुत बार कही है कि अब जो मुनीर के खिलाफ आवाजें आएंगी वो उनकी आर्मी के अंदर से और उनकी आवाम के अंदर से आएंगी, क्योंकि उनकी आर्मी और उनकी आवाम दोनों अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और वो क्यों ठगा महसूस कर रहे हैं? ये वही पाकिस्तान है जिसके डीएनए में खोल के इन्होंने पीस पीस के डाला हुआ था कि फलिस्तीन ये, फलिस्तीन वो, फलिस्तीन के बारे में हम ये करेंगे वो करेंगे। और आज यही पाकिस्तान, यही मुल्ला मुनीर है जो कि फिलिस्तीन के खिलाफ जाकर के ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। इसके मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि वो अफगानिस्तान से क्यों लड़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से इनका हमेशा से माइंडसेट रहा है, और जो प्रीडोमिनेंटली सुन्नी पंजाबी मुसलमान माइंडसेट रहा है, उससे वहां के शिया, वहां के बलोच,
वहां के पश्तून, वहां के सिंधी, वो उससे हमेशा से सजग रहने के प्रयास करते हैं और उनको उससे कहीं ना कहीं खतरा नजर आता है। असल में है ये कि उनकी 75% से ज्यादा जो सेना है वो उसी जगह से सुन्नी मुसलमानों की, पंजाबियों की बनी हुई है, और इसी प्रकार से उन्होंने सियासत में, उन्होंने सारे आर्थिक प्रबंधों में और हर जगह पर इनका टोटल डोमिनेशन है। तो इस वजह से ये इतना ज्यादा उभर करके सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन अब आवाज उनकी आवाम से और उनकी सेना के अंदर से आनी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से मुल्ला मुनीर और आईएसआई के चीफ के बीच में जो अनबन की खबरें उभर करके सामने आई थी, किस प्रकार से मुल्ला मुनीर ने कई अपने टॉप कमांडरों को बदलने का दिमाग बना करके रखा हुआ है। ये तमाम चीजें इंडिकेटर हैं अंजू, ये अर्ली इंडिकेटर्स हैं, और ये जी इंडिकेटर निश्चित रूप से इस बात को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की, मुल्ला मुनीर की जो समस्याएं हैं वो बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल सर। और दूसरी तरफ ये बताइए कि ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया था उसका जवाब तो उनको मिल गया, लेकिन ये अल्टीमेटम देकर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं फंस गए हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि 48 घंटे के बाद अगर नहीं मानता है ये ईरान, तो हम लोग उनके पावर प्लांट्स पर अटैक करेंगे। उसके जवाब में भी तो ईरान ने कह दिया कि तुम हमारे पावर प्लांट्स पर अटैक करोगे, उससे पहले हम उन पावर प्लांट्स पर जो मिडिल ईस्ट के देशों में है उन पर अटैक करेंगे जो वहां पर यूएस की मिलिट्री को पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या इस स्तर पर पहुंच जाएगी बात 48 घंटे के बाद? अब तो अल्टीमेटम लगभग खत्म ही हो गया है। हाँ, देखिए देखिए अंजू, मैं एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके सुबह सुबह के जो अपने जो सोशल मीडिया पे वो कुछ भी कह देते हैं, उनको थोड़ा सा समझ के उसके ऊपर बात करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि जो प्रयास क्या है, प्रयास यही है कि हम किसी ना किसी प्रकार से ईरान को इतना दबाएं। ये अट्रिशन वॉरफेयर का जो फोकस होता है वो यही होता है कि आप शत्रु के मैन मटेरियल मोराल पे इतना दबाव बनाएं कि वो घुटने पर आने के लिए बाध्य हो जाए। सबसे बड़ा उदाहरण सिंदूर में आपने देखा कि हमने कैसे उनको घुटनों पर 88 घंटे में लेकर के आए। तो उसी प्रकार से हर डोमेन में अमेरिका प्रयास कर रहा है, और ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बड़ा उसका हिस्सा है। और अगर ईरान ने नहीं माना, देखिए मेरा अभी भी ये मानना है कि अमेरिका ये प्रयास करेगा कि किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। अगर आप ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर रहे हैं तो आप विश्व की अर्थव्यवस्था पर जो चीज दबाव पर लगाती है उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं, और उस पर नियंत्रण रखने का अर्थ है कि आप विश्व की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं आपका नियंत्रण है। हमने इस छोटे समय के लिए बंद हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसका पूरा विश्वव्यापी प्रभाव देख लिया है, और यही वजह है कि अमेरिका हर जगह ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो वेनेजुएला हो या मिडिल ईस्ट के बाकी देश हो या ईरान हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो। तो जब ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, जब उन्होंने कहा कि हम आपके ऊर्जा के स्रोतों पे हमला करेंगे, न केवल ये, उन्होंने ये भी कहा कि हम डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर हमला करेंगे। डिसैलिनेशन प्लांट्स वहां की लाइफलाइन है। हम लगातार ऊर्जा की बात करते रहे हैं, तेल की बात करते रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट है उसकी फूड सिक्योरिटी की कोई क्यों नहीं बात कर रहा? उसके वहां पर जो पानी के रिसोर्सेज हैं उसकी बात हम करने की आवश्यकता है। तो अगर इस प्रकार के हमले हुए तो वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। आज मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो आने वाला व्यापार है, कुछ देशों के पास कुछ और ऑल्टरनेटिव मींस हैं, लेकिन 3-4 देश तो ऐसे हैं जो कि वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गया तो उनकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स के ऊपर असर पड़ेगा, केमिकल्स के ऊपर असर पड़ेगा, हर चीज पर। और अगर पानी पर हमला हो गया तो फिर तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और यही ईरान धमका रहा है कि अगर आपने हमारे पावर संयंत्रों पर हमला करने का प्रयास किया तो हम आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमला करेंगे। किसी को भी वहां पर पानी का इतना जबरदस्त, क्योंकि 80-90% जो पानी की आपूर्ति है वो उसी डिसैलिनेशन प्लांट से आती है। पानी के बगैर कोई कैसे जिंदा रहेगा?
तो ये मुझे लगता है कि ये इस प्रकार का दबाव ईरान बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि ये हो, वो जो उद्देश्य अमेरिका का है कि पूरे गल्फ के तमाम देश खुल करके ओपनली ऑफेंसिव रूप में ईरान के खिलाफ आएंगे, ये कहीं ना कहीं उनका एक स्ट्रेटजी का हिस्सा मुझे नजर आ रहा है। सर, दबाव दोनों तरफ से डाला जा रहा है। 24 दिन हो गए इस वॉर को, कहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे 24 घंटे में हो जाएगा। उन्होंने ईरान को वेनेजुएला समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी क्या? आंकलन में कमी रह गई कहीं पे? उनको तो नहीं पता था 24 दिन तक खींच देगा ईरान ये वॉर, और अकेले ईरान ही कर पा रहा हो ये भी संभव नहीं है सर। पाकिस्तान के रास्ते चाइना के हथियार वहां पहुंच रहे होंगे, इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। पीछे से उसको मदद तो रशिया भी कर रहा होगा सर, नॉर्थ कोरिया भी कर बिल्कुल, रहा होगा, ये भी तो है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए क्या है कि सबसे बड़ा आकलन में, अप्रिसिएशन में गलती कहां हुई है? हम्म, सबसे बड़ी गलती इस चीज के आकलन में हुई है कि ईरान की जो रेजिलियंस है उसको आपने कम आंका। जब आपका जो जो प्लेबुक है अमेरिका की, जो उनका स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी है कि सिर को ढूंढो, सिर को धड़ से जुदा करो और धड़ अपने आप गिर जाएगा। शतरंज का खेल समझा था कि बादशाह गया और गेम ओवर। तो ये इनका शायद वेनेजुएला में काम कर गया, शायद इराक में काम कर गया, सीरिया में काम कर गया और कई जगह जहां, लेकिन ये यहां काम नहीं किया। मैं उसकी वजह बताता हूं आपको। ये सीरिया, लीबिया, सिर्फ हम वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूं कि ये इराक भी नहीं है, सीरिया भी नहीं है, लीबिया भी नहीं है। अमेरिका ने ये तमाम चीजों को देख के ये इनको समझने की गलती करी थी। पिछले 20 सालों से, ये अभी का नहीं है, ये जो स्ट्रेटजी है मोज़ेक डिफेंस स्ट्रेटजी, ये वो हम बात करते रहे हैं, वो अभी की नहीं है। 20 सालों से ईरान अमेरिका की प्लेबुक की गहन स्टडी कर रहा है। जब इराक हुआ तब उसको उन्होंने पढ़ा, जब लीबिया हुआ तब उसको डिटेल्स, तो उसके टोटल उसका देखने के बाद उन चीजों का निचोड़ निकाल करके उन्होंने अपनी डिफेंस की स्ट्रेटजी बनाई। और उस स्ट्रेटजी का मेन मकसद क्या था? देखिए, कई लोगों ने कई प्रकार की बातें कही होंगी। 3 डीज की मैं बात करता हूं, डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट एंड डिस्पर्स। ये उन्होंने किया, लेकिन मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि एंड्योरेंस इससे लाएंगे। ये आपके प्रश्न का जहां से उत्तर शुरू हुआ है वहां मैं दोबारा लेके जाऊंगा आपको। तो एंड्योरेंस बढ़ाओ, रेजिलियंस दिखाओ। कोई भी जाता रहे, तेहरान में 2000 बम गिर गए, कुछ अंतर नहीं पड़ा उनकी लड़ने की काबिलियत पे, क्योंकि उनकी लड़ने की काबिलियत 31 जगह डिसेंट्रलाइज्ड है, 31 जगह डिस्पर्स्ड है। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना मिसाइल का फोर्स है, अपनी ड्रोन फोर्स है, अपना कमांड एंड कंट्रोल है, अपना कम्युनिकेशंस है, अपना लॉजिस्टिक्स है। हर एक अपने इंडिपेंडेंटली, उनकी अपनी टारगेट लिस्ट है और उस टारगेट लिस्ट के हिसाब से वो अपना काम लगातार करते चले आ रहे हैं। तो ये चीज जो थी, ये जो असल उस उनकी स्ट्रेटजी का जो सार है वो यही है कि उन्होंने रेजिलियंस और एंड्योरेंस, लगातार लड़ते रहने की क्षमता का प्रदर्शन करने में ईरान सक्षम हो पाया। और ये बहुत बड़ी मुझे लगता है आकलन में गलती हुई है। और जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा उतना ज्यादा अमेरिका को नुकसान होगा, अमेरिका के ऊपर दबाव आएगा, डोमेस्टिक दबाव आएगा, इंटरनेशनल दबाव आएगा और उनके ऊपर पैसा जो खर्च हो रहा है उसका भी दबाव आएगा। एक बात और बताता हूं, अमेरिका 2 से 3 बिलियन डॉलर रोज खर्च कर रहा है इस युद्ध में और उन्होंने मांगे हैं 200 बिलियन डॉलर। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका भी इस बात को जानता है। अब अमेरिका को ईरान की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से उनको साफ साफ नजर आ रही है कि ये युद्ध लंबा चलेगा, इसलिए उन्होंने 200 बिलियन डॉलर मांगे हैं। 100 दिन, 90 से 100 दिन की बात कर रहा है अमेरिका, वरना वो 200 बिलियन डॉलर की डिमांड नहीं करता। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है, हम ये कर लेंगे। वो ये तमाम चीजें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि जो 20 वर्षों से ईरान ने अमेरिका की प्लेबुक को पढ़ करके और उससे उनकी स्ट्रेटेजी को समझ करके अपनी नई एंड्योरेंस और एंड्योर करने वाली और रेजिलिएंट स्ट्रेटेजी को बनाया है। तो ये बात समझ में आ रही है। निश्चित रूप से ट्रंप अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं। वो यहां पर आकर के जिस प्रकार से
जिन्होंने स्टडी करी, और वो शायद कहीं ना कहीं इसमें उतनी एक्सपर्टीज में, ये नहीं कर रहा मैं अमेरिका की सेनाओं की मैं डाउट नहीं कर रहा, मोसाद को मैं डाउट नहीं कर रहा, सीआईए को मैं डाउट नहीं कर रहा, लेकिन जो नेट असेसमेंट है वो कहीं ना कहीं उसमें गलती होती नजर आई। और ट्रंप अब यहां पर फंसे हुए हैं और वो एक ऑफ रैंप देख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बढ़िया ऑफ रैंप उनको मिलेगा कि जब वो ये कह सकें कि मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल मेरे हाथ में ले लिया और हमारा मकसद अब पूरा हो गया, ऊर्जा के आवागमन पर, ऊर्जा के प्रवाह पर हमारा नियंत्रण है, और अब हम जीत गए, अब लड़ाई खत्म है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में शायद गो फॉर हॉर्मुज, पुश थ्रू हॉर्मुज एंड स्ट्राइक खर्ग आइलैंड, ये होता हुआ नजर आ रहा है। होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, ये मेरा सोच है, मेरे को होता हुआ कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है। सर, अगर आपका आंकलन है कि ये होता हुआ आपको दिख रहा है तो ये जरूर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। नाक बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना है। 24 दिन हो चुके हैं, कितने दिन और जाएगा भगवान जाने। लेकिन अल्टीमेटम भी खत्म हो रहा है, वो झुकने को तैयार नहीं है, शर्तें रख रहा है, $200 बिलियन की मांग हो रही है मुआवजे के तौर पर। तो सर, ये सारी चीजें अमेरिका कैसे स्वीकार करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर है, वो बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ढूंढ रहे हैं, कोई पतली गली उनको मिल जाए। अच्छा होता वो सीधे फोन लगाते, पीएम मोदी से बात करते, तो शायद उनकी बात बन जाती। अब तो यही करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन फिर अपनी नाक का क्या करेंगे सर? ईगो का क्या करेंगे? वो तो इगोइस्टिक भी नंबर 1 है ना। तो देखते हैं आने वाले 24 घंटों में क्या होता है। लेकिन सर, आपने इस विषय पर बहुत ही गहरी जानकारी बड़े ही विस्तार से मेरे दर्शकों को दी। मेरे लिए आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।